बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पंजाब में जो जालिमाना कानून आ रहा है, आप सारे जुल्म माजी के भूल जाएंगे। आप पीका को भी भूल जाएंगे, जो डिक्टेटर्स ने पाकिस्तानियों के साथ किया वो भी आप भूल जाएंगे। आप 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को भी भूल जाएंगे, और शुमाली कोरिया का डिक्टेटर भी इनके ऊपर रश्क कर रहा होगा जो इन्होंने कार्रवाई डाल दी है। यानी पंजाब के अंदर टिकटॉकर्स ने जिस किस्म का एक कानून लाने का फैसला कर लिया, जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, बल्कि कमेटी की सतह पे उसको मंजूर कर लिया गया, उस कानून के तहत ये पंजाब के किसी भी शहरी के साथ क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको उसकी झलकियां बताता हूं। नंबर एक, ये बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, यानी हर जिले की सतह के ऊपर कमेटी बनाई जाया करेगी इस कानून के मुताबिक। उसके अंदर सरकारी अफसरान हुआ करेंगे। सरकारी अफसरान का मतलब यह है कि जिनको वजीर आला या कोई भी वजीर या कोई भी सिस्टम के अंदर से उनको लगाएगा। अब ये सरकारी अफसरान है, ये कोई अदालत तो है नहीं, आम सरकारी अफसरान, मातहत अफसरान है ये सारे के सारे। इन्हें जनाब इंटेलिजेंस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। सरकारी अफसरान को, छोटे बड़े सरकारी अफसर इसके अंदर होंगे, और फिर उसके बाद इनके बाद इख्तियारात क्या होंगे, ये किसी भी शख्स को समाज दुश्मन करार दे सकेंगे। यानी ये जो इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी जिले सतह के ऊपर, ये किसी भी शख्स को करार दे दिया करेंगे कि ये समाज का दुश्मन है, समाज दुश्मन करार दे देंगे किसी भी शख्स को। और किस बुनियाद पे देंगे, यानी कोई भी उसकी शिकायत कर दे, यानी तहरीरी तौर पे कोई भी आदमी शिकायत कर दे, SHO शिकायत कर दे, या कोई छोटा मोटा सरकारी अफसर शिकायत कर दे, या कोई आम आदमी शिकायत कर दे तहरीरी तौर पे, तो ये कमेटी उस मामले को देखेगी, ये कमेटी उस मामले को सुनेगी, और फिर ये कमेटी फैसला करेगी कि ये आदमी समाज दुश्मन है। फिर उस आदमी के साथ क्या होगा। अब देखें ना, सरकारी अफसर किसी को समाज दुश्मन करार देना कौन सा कोई मुश्किल काम है। कोई भी सियासतदान कहेगा कि इसको समाज दुश्मन करार दे दो, यूं सरकारी अफसर कहेगा बिल्कुल जी समाज दुश्मन है ये। कोई दूसरा बंदा कहेगा इसको करार दे दो कि ये समाज दुश्मन है ये। जो आदमी रुकावट बनेगा समाज दुश्मन बन जाएगा, जो सहाफी सहाफत करेगा समाज दुश्मन बन जाएगा, जो आदमी पाकिस्तान की अशराफिया के रास्ते में रुकावट डालेगा वो समाज दुश्मन बन जाएगा, जो सच बोलेगा वो समाज दुश्मन बन जाएगा, जो मौलवी कोई बात करेगा वो समाज दुश्मन बन जाएगा जब तक हुकूमत की तारीफें नहीं करेगा। तो हर तबका इसके बाद गिरफ्त में आ जाएगा। किसी आदमी ने कुछ नहीं भी कहा तो उसको समाज दुश्मन करार दे देंगे, जनाब इसने मेरे सामने ये बात की थी और फलां जगह पे हम बैठे हुए थे, इस बुनियाद के ऊपर ये समाज दुश्मन है, इसको जनाब पकड़ लें, समाज दुश्मन हो गया। कमेटी फैसला करेगी, और फिर उस आदमी के साथ क्या होगा, उसके बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, जायदादें उसकी जब्त हो जाएंगी, सफरी पाबंदियां उसके ऊपर लग जाएंगी। जनाब आप मुल्क नहीं छोड़ सकते, शहर नहीं छोड़ सकते, सूबा नहीं छोड़ सकते, जो भी लगाना चाहें, ये अपने इलाके से आप बाहर नहीं जा सकते, तो सफरी पाबंदियां उसके ऊपर लग जाएंगी। सोशल मीडिया की उस आदमी के लिए बंदिश हो जाएगी, वो उसके ऊपर अपना कोई मौकिफ नहीं दे सकेगा, मीडिया पे तो वैसे ही नहीं दे सकेगा। और एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का सिस्टम है, ये दुनिया के कई ममालिक में होता है। बंदे के हाथ में कोई ऐसा कड़ा बांध देते हैं या पांव पे कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस बांध देते हैं कि ये बंदा जहां भी जाएगा हमें पता होगा ये बंदा कहां पे जा रहा है और किस जगह पे मौजूद है, तो बंदे पे पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। यानी इस वक्त दुनिया की बदतरीन डिक्टेटरशिप शुमाली कोरिया में, वहां पे भी इस तरह की सहूलियात मुयस्सर नहीं है डिक्टेटर को, जैसी यहां पे टिकटॉकर्स अपने लिए बनाना जा रही है। तो नाजरीन, अब अफसरान खुद अपनी अदालत लगाया करेंगे। ये वो अफसरान है जिनका अदालत का कोई तजुर्बा नहीं है, कानून का कोई तजुर्बा नहीं, उन्होंने कभी कानून नहीं पढ़ा। ये अफसरान खुद ही अदालतें लगाएंगे, खुद ही सजाएं सुनाएंगे, और अगर कोई शख्स इनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसको 4 साल तक ये कैद में भी डाल देंगे, जेल के अंदर। ये नया कानून नाजरीन लाया जा रहा है कि किसी भी आदमी को समाज दुश्मन करार दे के रगड़ा लगा दो, ठोक दो जिसको दिल करता है, बस सिर्फ उसको समाज दुश्मन करार आपने देना है। और इसके लिए किसी आदमी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ही काफी है। कोई भी छोटी मोटी हरकत पॉइंट आउट करके जनाब ये बंदा समाज का दुश्मन है, पकड़ो जी। गद्दारी का फतवा पाकिस्तान में इतने आराम से बांट दिया जाता है, इतना आसान है। किसी को समाज दुश्मन करार देना तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो 2 मिनट की बात है। और समाज दुश्मन की डेफिनेशन क्या होगी, ये एक नई डिबेट छिड़ गई है। एक इंतहाई घटिया कानून पास होने जा रहा है, रोक सको तो रोक लो, नहीं तो बारी बारी सबकी बारी। ये मैं बार बार आपको कहता हूं, तो बारी बारी सबकी बारी। और मजे की बात बताऊं, ये जो आज मरियम नवाज और उसकी सहेलियां बैठे हुए हैं ना इक्तदार में, इंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने तबैयां फेरी हुई हैं, ये लोग याद रखिएगा इनकी भी बारी आएगी, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। आज इनको इक्तदार से बाहर दिखाई कुछ नहीं देता, ऐसा ही होता है हमेशा। हमने उस्मान बुज़दार का दौर भी देखा, तब भी हमें यही दिखाई दे रहा था। परवेज इलाही का दौर भी देखा, तब भी यही दिखाई दे रहा था। शहबाज शरीफ एक दौर में अफलातून बना हुआ था, फिर हमने उसको रोते पिटते हुए भी देखा। तो यहां पे
हर एक को कभी ना कभी जवाब देना पड़ता है, तो बारी बारी सबकी बारी, इनकी बारी आएगी। नादरीन, एक जज के बेटे ने कत्ल कर दिया था 2 खवातीन को इस्लामाबाद में गाड़ी के नीचे कुचलकर। ये 2 नौजवान लड़कियां थी, ये जॉब करती थी, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक था। ये एक स्कूटी के ऊपर जा रही थी, एक तेज रफ्तार बड़ी गाड़ी आती है जो नॉन कस्टम गाड़ी है। याद रखिएगा, नॉन कस्टम गाड़ी का मतलब होता है गैर कानूनी गाड़ी। ये कोई भी शख्स नहीं चला सकता जब तक कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ना हो या उसके पास बहुत ज्यादा इख्तियार या ताकत ना हो। नॉन कस्टम गाड़ी चलाने के लिए आपको किसी जज का बेटा होना पड़ता है, किसी फौजी का रिश्तेदार होना पड़ता है, या किसी ब्यूरोक्रेट का रिश्तेदार होना पड़ता है, या कोई आप बहुत ताकतवर समाजी शख्सियत हैं तो आप ये नॉन कस्टम गाड़ी चला सकते हैं, वरना आप नहीं चला सकते। तो जज का बेटा था आसिफ का, तो जज मोहम्मद आसिफ का जो बेटा था वो गाड़ी चला रहा था नॉन कस्टम गाड़ी, और उसका अपना लाइसेंस भी नहीं था, उम्र भी नहीं थी। तो जब उम्र ना हो तो फिर जिम्मेदारी गार्डियन के ऊपर आती है। गार्डियन कौन है? उसका बाप ही गार्डियन होगा, और तो कोई नहीं हो सकता ना। जो हाई कोर्ट का जज है वो अपने बेटे का गार्डियन किसी और को थोड़ी रखेगा, खुद ही होगा। तो नादरीन, हुआ ये कि जज के बेटे ने 2 खवातीन को कुचल के कत्ल कर दिया। उसके बाद उनकी फैमिली से मेरी बात भी हुई थी। वो फैमिली के लोग कह रहे थे हम पे बहुत दबाव है, वो हमें बार बार मिलना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे ताल्लुक वाले लोग भी बीच में डाल दिए हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे पास आ रहे हैं, हर कोई हमारे दरवाजे खटखटा रहा है, तो हम क्या करें, हम कहां जाएं, समझ नहीं आ रही। मिलाकर दबाव डाल डूल के इन्होंने ये मामला खत्म करवा दिया। जज का बेटा छूट के घर चला गया। किसी ने नहीं पूछा कि तूने नॉन कस्टम गाड़ी क्यों ली, किसी ने नहीं पूछा कि जनाब तुमने गैर कानूनी तौर पे ये गाड़ी क्यों चलाई, किसी ने नहीं पूछा कि तेरे पास लाइसेंस नहीं था। इस पे तो रियासत को एक मुकदमा दर्ज करके खुद मुद्दई बन के इस लड़के को सजा दिलवानी चाहिए थी। कानून तो ये कहता है, इंसाफ तो ये कहता है कि रियासत को खुद सजा दिलवाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर मुद्दई हट भी गए थे, सड़क के ऊपर इंसिडेंट हुआ, ये तो दहशत ज़दा करने वाला इंसिडेंट है कि एक जज का बेटा है, एक गैर कानूनी गाड़ी है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, कितने बड़े बड़े जुर्म है, और वो गाड़ी किसी मुहज्जिब दुनिया में ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया के किसी मुल्क में आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते, हत्ता के जो गल्फ ममालिक है वहां पे बादशाहत है, वहां पे भी आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी ऑफिसर का बेटा या किसी जज का बेटा वो एक गाड़ी लेगा और नॉन कस्टम गाड़ी लेगा जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और उसके पास खुद भी गाड़ी चलाने का कोई कानूनी कागज मौजूद नहीं है, वो गैर कानूनी गाड़ी चलाएगा, 2 खवातीन को कुचलेगा और उसके बाद थोड़ी देर में घर चला जाएगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन यहां पे हुआ। अब जज के खिलाफ जो है वो एक वकील साहब ने शिकायत दर्ज करवा दी थी। उन्होंने कहा जी ये ज्यादती है, फैमिली को इन्फ्लुएंस किया गया। और उसके बाद जनाब ये हैं जी शिकायत कुनिंदा कर्नल रिटायर इनामुर रहीम साहब, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये शिकायत की थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये जो शिकायत है ये खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं है, ये लड़कियां खुद ही मर गई। सादा मतलब तो यही है ना कि वो सड़क पे जा रही थी, गाड़ी खड़ी हुई थी उस लड़के की, ये आई जोर से, इन्होंने अपने स्कूटर के साथ गाड़ी के अंदर टक्कर मारी और उसके बाद दोनों लड़कियां खुद ही मर गई, और कसूर वो मरने वालों का था। जब आपके मुनसिफ इस नौयत का इंसाफ दे रहे होंगे तो पाकिस्तान में आम आदमी को कैसा इंसाफ मिलेगा, ये जरा अब सोचिएगा कि कितनी बड़ी ज्यादती है और कितनी खुलेआम हो रही है पाकिस्तान में। 12 जज साहब की सत्ते खैरा, उनका बेटा भी जिंदाबाद, जज साहब भी जिंदाबाद, मरने वाले मरते रहते हैं, वो कब्र की मट्टी में जाके मट्टी हो गई। उनका क्या ताल्लुक था जीने से, जीना मरना एक बराबर है, कीड़े मकोड़े हैं हम सारे, ये अफसरान, ये जजेस, ये जर्नैल, ये बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया, ये सारे इनका पाकिस्तान, हम तो कीड़े मकोड़े हैं सारे के सारे। कोई भी सड़क पे कहीं भी मारा जाएगा पूछेगा कोई नहीं। वो एक ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था बच्ची के पास, कितना रोला पड़ा देखा आपने। एक और बच्ची के पास नहीं था ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट, किसी ने पूछा भी नहीं। जिस बच्ची के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था सारे अफसरान वहां पे गए, बारी बारी जाके वहां पे फूल डाल के आए, वहां माफिया मांग के आए, वहां पे जाके सफाइयां पेश करके आए। जिस बच्ची के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं था वहां कोई भी नहीं गया, वहां एक सिपाही भी जाके सफाई देने के लिए तैयार नहीं था। ये पाकिस्तानियों हमारी औकात है, या तो हमें इसी औकात में रहना है या हमें एक दिन इन सारों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। तो जब तक आप इन सारों को, माफियाज को इनकी औकात नहीं दिखाते, तब तक आपकी औकात यही है कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहें। नादरीन, एक और बात है बड़ी अजीब, ये अक्सर मैं सुनता हूं, हमारे कई दानिश्वर भी ये बात कर देते हैं, कई लोग अक्सर ये कहते रहते हैं, और अब तो सियासतदानों ने ये बात करना शुरू कर दी है। मरियम नवाज की एक बड़ी करीबी साथी मरियम औरंगजेब, उसने एक स्टेटमेंट दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि अल्लाह ताला का फजल है जिसके हिस्से में हुक्मरानी आती है, यानी हुक्मरानी जो है वो अल्लाह ताला का फजल है। वो खानदान अल्लाह ताला के मुंतखब करदा होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है। फिरौन के खानदान को हुक्मरानी दी थी अल्लाह ताला ने, उन पे अल्लाह ताला का फजल था। नमरूद बहुत बड़ा हाकिम था, अल्लाह ताला का फजल था।
सिकंदर आदम, दुनिया में कितना कत्लेआम किया, हिटलर, उस पे भी अल्लाह ताला का फजल था। आप मुझे बताएं ना, शुमाली कोरिया का जो हुक्मरान है किम जोंग उन, उसने वहां पे लोगों की जिंदगी नर्क बनाई हुई है, तो क्या उसके ऊपर अल्लाह ताला का फजल है? वो और उसकी बहन मिलकर जबरदस्त शानदार किस्म की हुक्मरानी कर रहे हैं। चंगेज खान की हुक्मरानी, क्या वो अल्लाह ताला का फजल है? नेतन्याहू इसराइल के ऊपर लंबे अरसे से हुक्मरान है, तो क्या उस पर भी अल्लाह ताला का फजल है? बताएं ना। नरेंद्र मोदी भी फिर इस हिसाब से अल्लाह ताला के फजल से हुक्मरान बना है। कैसे फ्रॉड लोग हैं। यजीद भी हुक्मरान था ना, एक हुक्मरान ही था यजीद भी, वो क्या था? तो क्या अल्लाह ताला का फजल था उसके ऊपर? कैसे आप लोग फ्रॉड करते हैं, लोगों को मजहबी जज्बात को भी आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने जस्टिफाई करनी है अपनी चोरी। ये तो वो बात होगी कि चोर ने चोरी करवाई, चोरी कर करके डकैतियां मार मार के उसने एक घर बनाया, उसके ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, कि ये सब मेरे रब का फजल है। अंदाजा करें आप कैसे ये लोग फ्रॉडी है। अल्लाह ताला का फजल नहीं, ये अल्लाह ताला का अजाब है ये खानदान हमारे ऊपर। जितना इस खानदान ने लुटमार की है, जितना इस खानदान ने पाकिस्तान की सियासत को, जितना पाकिस्तान के समाज को, असल समाज दुश्मन ये खानदान है जिन्होंने पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, बर्बाद कर दिया, सारी मोहब्बतें नफरतों में बदल दी इस खानदान ने। ये रिस्पॉन्सिबल है और ये कहते हैं जनाब अल्लाह का फजल है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से एक खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग, आप बड़ी दिलचस्पी लेंगे इसमें। इमरान खान साहब ये कहते थे और अक्सर कहते थे कि सवाबदीदी फंड्स होने नहीं चाहिए, कहते थे ना। इमरान खान साहब कहते थे सवाबदीदी फंड कहते हैं कि वो फंड जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये वजीर आजम या वजीर आला अपने पास रख लेता है और इसमें से वो पैसे खर्च करता है, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि ये पैसे आपने कहां खर्च किए हैं। इसे कहते हैं सवाबदीदी फंड। तो इमरान खान साहब इसके सख्त खिलाफ थे। अभी ARY के ऊपर एक खबर छपी है, ये वजीर आला को खुद आकर बताना चाहिए कि ये खबर में कितनी सदाकत है। खबर ये कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा ने अगले माली साल के लिए बजट में वजीर आला सुहेल अफरीदी के सवाबदीदी फंड में गैर मामूली तौर पर 780% का इजाफा कर दिया। पहले जो ये सवाबदीदी फंड था वो सिर्फ 50 करोड़ रुपया था कि 50 करोड़ रुपया वजीर आला खर्च कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गंडापुर के दौर में 50 करोड़ रुपया था। सुहेल अफरीदी के दौर में इसमें जो इजाफा किया गया, अब ये 4 अरब और 40 करोड़ रुपए का सवाबदीदी फंड मुख्तस कर दिया गया है। तो सुहेल अफरीदी और इनके लोग आकर जवाब दें कि जनाब इमरान खान साहब तो सवाबदीदी फंड के बहुत खिलाफ थे, तो आप लोगों ने किस मद के अंदर ये सवाबदीदी फंड रख लिया है, और अगर रख लिया है तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई वजह आप पेश करें ताकि कौम को समझ आए कि जनाब नहीं आप ठीक कर रहे हैं। नादरीन, एक फेडरल मिनिस्टर है वजीर पेट्रोलियम, उनका ये फरमाना है, अली परवेज मलिक साहब। वैसे तो एक काबिल नौजवान है, लेकिन फार्म 47 है ना, तो उसने एक धब्बा इनके ऊपर भी लगा दिया, इनके करियर पे भी लगा दिया। इनके वालिद बड़े शानदार सियासतदान थे परवेज मलिक साहब। मैं उनका मेरा उनसे मिलना जुलना था, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली सियासत में। वो बहुत सीनियर खिलाड़ियों में से एक थे, परवेज मुशर्रफ के दौर में वो डटे रहे। तो जो परवेज मलिक साहब के बेटे हैं अली परवेज मलिक साहब, उन्होंने कहा जी आलमी मंडी में जैसे ही खाम तेल की सतह $76 पे आएगी तो हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये मैं खोल रहा हूं आलमी मंडी का डाटा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, तो ये अभी देख लेते हैं हम कि जो ये कह रहे हैं वो है या नहीं। $76 फी बैरल का ये कह रहे हैं कि जी इतने का जब होगा तो हम करेंगे। ये मेरे सामने लिखा हुआ आ गया 70.24 USD। तो नाजरीन, ये तो प्राइस बहुत नीचे आ गई है, लगातार नीचे आती चली जा रही है। वो $76 पे उनकी सुई अटकी हुई है, यहां पे $70 के आसपास आ गया। तो ये लोगों को पागल समझते हैं। कोई भी आदमी अपने मोबाइल पे आप निकालें, गूगल करें कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, तो आपको आ जाएगा फी बैरल आपको कितने का मिल रहा है US डॉलर में। वो 76 कहते हैं, यहां 70 के करीब पहुंचा हुआ है, फिर भी इन्होंने अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। नादरीन, MQM ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया, आप हिल कर रह जाएंगे जितना बड़ा मुतालबा MQM ने किया है। MQM ने कहा जी आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा दे दें, और इस्तीफे की वजूहात क्या बता रहे हैं जरा ये आप देखिए। इस्तीफे की वजूहात वो बता रहे हैं कि जनाब बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है सिंध के लोगों के साथ, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। वो कहते हैं जी महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली बहुत महंगी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, तो सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। लिहाजा आप एक काम करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा दे दें। यार फिटे मुंह तड़ी सियासत दे होते। MQM ने ना हमेशा जर्नैलों की गोद में सियासत की है ना, तो इनको या तो बदमाशी करनी आई है, या कराची में इनको चाइना कटिंग करनी आई है, या लुटमार करनी आई है, या धमकियां लगानी आई है, या फिर इनको जो है वो पॉलिटिक्स का इनको पता ही नहीं है। वो भी पाकिस्तानी बहुत आगे निकल गए हैं। बिजली जो है वो वफाकी महकमे का काम है, फेडरल गवर्नमेंट है जो बिजली महंगी कर रही है। गैस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट महंगी कर रही है, वो प्रोवाइड भी उन्होंने करनी है। जो वफाकी हुकूमत है उसकी ये गोद के अंदर बैठे हुए MQM वाले, और जरदारी को कहते हैं इस्तीफा दे दो। नहीं, मुतालबा तो बहुत अच्छा है जरदारी साहब का, कोई जाली फार्म 47 के ऊपर ही जरदारी साहब आकर बैठे हुए हैं।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم استعفیٰ مانگنا چاہتی ہے تو شہباز شریف سے مانگے، اور اگر زیادہ انہیں کسی ذمہ دار کی تلاش ہے تو پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے پوچھیں گے جناب آپ نے وعدے کیے تھے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی، تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں، ان سے نہیں مانگیں گے، یہ کبھی وہ نہیں کریں گے۔ ان کو جرنیلوں کی چاکری کی عادت ہے، ایم کیو ایم کو ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی یہی کرتے رہیں گے۔ یہ صرف چاپلوسی ہے ان کی، کیونکہ اردو بولتے ہیں نا تو زبان بڑی کمال ہے، بیان بہت اچھا ہے، تو وہ بیان کر کے نا اپنی کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایم کیو ایم والے، لیکن ان کے کھاتے میں کانٹینٹ کوئی نہیں ہے۔ زبان بڑی کمال ہے، الفاظ کوئی نہیں ہے، کانٹینٹ کوئی نہیں ہے، ڈیپتھ کوئی نہیں ہے۔ تو ایم کیو ایم عملی طور پہ عوامی میدان میں تقریباً اب فارغ ہی ہو گئی ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ پیش آیا، یہ تصاویر آپ دیکھیں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کر۔ یہ کراچی کی ایک فیملی ہے، علی جمیل، یہ علی جمیل صاحب ہیں، یہ اپنی فیملی کے ساتھ کوئٹہ جا رہے تھے کراچی سے، تو گوگل میپ کے اوپر یہ راستہ دیکھ رہے تھے اور کراچی سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ یہ آپ دیکھیں نا کتنی ہستی کھیلتی ہوئی فیملی، 2 بچیاں ان کی، میاں بیوی ہیں، تو گوگل میپ پہ راستہ دیکھ رہے تھے، راستہ بھٹک گئے یہ لوگ اور دشت کے علاقے کھنڈ میں جا پہنچے، وہاں پہ ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی اور علی جمیل صاحب شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان میں کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، تاجر نہیں جا سکتے، مزدور نہیں جا سکتے، سیکیورٹی فورسز نہیں جا سکتی، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ دہشت گردوں نے دہشت گردی کر کے مار دیا ایک فیملی کو، ساری فیملی تباہ ہو گئی نا۔ وہ بیوی جو ہے وہ خون میں لت پت بیٹھی ہوئی ہے، بعد میں نظر آ رہی ہے اس کی ویڈیو۔ بچیاں کیسی سہمی ہوئی ہیں، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ بچے، اب ان کے دماغ سے یہ ٹراما کیا ساری زندگی نکلے گا کہ ان کا باپ صرف سڑک پہ ان کو خوشی خوشی لے کر جا رہا تھا اور گولیاں چلیں اور ان کو مار دیا گیا۔ یہ ہے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال۔ اب بجائے دہشت گردوں کو پکڑنے کے، بجائے شرپسندوں کو پکڑنے کے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے، توجہ اس بات پہ ہے کہ قیدی نمبر 804 کو تن دو، وہاں مارک بلوچ کو جیل کے اندر ڈال دو، ایمان مزاری کو جیل کے اندر ڈال دو، یاسمین راشد کو مزید سزائیں سنا دو 200-300 سال تک، اور کشمیریوں کو شرپسند قرار دے دو۔ جو نئی شرپسند ان کو بھی بنانے پہ تلی ہوئی ہے ریاست، اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے۔ ناظرین، خامنائی کی تدفین آنے والی ہے، آیت اللہ علی خامنائی شہید، یہ بہت بڑا آدمی ہے، یعنی آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی شہادت سے ایران کو وہ طاقت دی جو شاید ان کے پاس تھی بھی نہیں۔ صرف ہتھیاروں سے لڑائی نہیں لڑی جاتی، لڑائی قربانی کے ساتھ لڑی جاتی۔ ہتھیار بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں۔ ایران کے پاس جس طرح کے ڈرونز اور جس طرح کے میزائل سے پوری دنیا حیران ہوگی کہ انہوں نے جیسی لڑائی لڑی، لیکن جو آیت اللہ علی خامنائی کا ایک فیصلہ تھا کہ میں چھپنے کے بجائے شہادت قبول کروں گا، اس ایک فیصلے نے پوری لڑائی کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے کئی مرتبہ کہا۔ اب ان کی تدفین کے مراحل آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اس ریجن کا سب سے بڑا جنازہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ملکوں کو دعوت دی گئی ہے، بہت سارے حکمران وہاں پہ جائیں گے، بہت سارے صحافی وہاں پہ جائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، مجھے بھی اس کی دعوت آئی تھی، لیکن میں چند وجوہات کی بنا پہ وہاں نہیں جا پا رہا۔ ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت دوبارہ سے ایران اور امریکہ میں جو لڑائی چل رہی ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی خوفناک دھمکی پھر سے لگائی ہے۔ حالانکہ معاہدے کے اندر منع تھا کہ دوبارہ اس طرح کی دھمکی نہیں لگائی جائے گی، جو ایم او یو ہوا تھا اس کے اندر منع کیا گیا تھا، لیکن ٹرمپ نے ایران کو دوبارہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی لگائی۔ دوسرا، ایران آپ کو پتا ہے جواب دیتا ہے، تو ایران نے 8 مقامات پہ کویت میں اور بحرین میں اٹیک کیا امریکی اڈوں پہ۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کافی نقصان کیا، جبکہ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہمارا نہیں ہوا۔ اب ایران نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، ایران کی پاسداران انقلاب نے، کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے آنے والے دنوں میں جہنم کا سامنا کریں گے۔ اب وہ بھی امریکہ کو وارن کر رہے ہیں۔ تو دوبارہ